Hello everyone, this is your second paper, Mathematical Statistics. मैंने कहा किताब तो नहीं है, लेकिन कम से कम आप इसकी किताब की तस्वीर तो देख लें। अच्छी खासी मोटी किताब है ये, काफी पेजेस हैं इसमें। आपकी ऑपरेशन रिसर्च से डबल पेजेस की बुक है ये। अच्छा, ये उसका सिलेबस है आपके स्टेट का, आप लोग इसको देखते रहिएगा। फिलहाल किताब बनी ही आपके सिलेबस से है, तो ज्यादा सिलेबस देखने की हमें प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि जो बुक में लिखा है वो पढ़ना ही है। लेकिन फिर भी आपको सिलेबस पे ध्यान रखना है। और फिर हम आगे और बढ़े तो हमारा ये जो है चैप्टर के नाम वगैरह हैं। 11 चैप्टर सेक्शन ए में है और 3 चैप्टर सेक्शन बी में है। चलिए, तो ये हुआ आपका किताब का नाम, सिलेबस और उसके इंडेक्स। इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे और कौन कौन से चैप्टर हैं। और दूसरे जो ये खबर है कि आपका सिलेबस कम हो जाएगा, 2 घंटे का पेपर होगा, अभी कुछ कंफर्म नहीं। और अगर सिलेबस कम भी होता है तो जाहिर सी बात है, मुझे ये लगता है कि सेक्शन भी गायब हो जाएगा, या नीचे से थोड़े चैप्टर शुरुआत तो रहनी है। शुरुआत तो बेसिक फंडा होता है, वो तो आपका बचा ही रहेगा, वो तो हमें बहुत ध्यान से सब पढ़ना ही है। शुरू में जो ये चैप्टर है, डेफिनेशन हो गई और ये सब हो गया, टाइप्स ऑफ ये कुछ नहीं है, ये सब याद करने का है। इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं, कोई फॉर्मूला टाइप करने को नहीं है। मैं इस वक्त आपको 4th चैप्टर से तैयार कराऊंगा, ताकि थोड़ा जल्दी से हम कुछ काम की बात कर लें। उसके बाद वो भी, उसके भी आपको पेजेस भेजूंगा। फिलहाल अभी हम अब यहां से पढ़ाई अपनी शुरू करते हैं। चैप्टर 4 यह है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। सबसे पहले स्टैटिक्स जो हम इस वक्त शुरू कर रहे हैं, अभी आपको दिखाया किताब के ऊपर बड़ा बड़ा लिखा था स्टैटिस्टिक्स। एक होती थी स्टैटिक्स, जो आपको पढ़ाई थी किसी और समय में, स्टैटिक्स और डायनामिक्स करके थी वो। वहाँ स्टैटिक्स का मतलब स्टैट अवस्था में जो चीज रुकी होती है, जैसे वहां पे होता ही था वर्चुअल वर्क, आपने वहां पे पढ़ा ही था, या और भी थे कैटनरी थी कि वहां पे एक चेन तान दी गई है, वो रुकी हुई है, उसके बारे में पढ़ना है, इस पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, वो होती थी स्टैटिक्स। ये क्या होती है? स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स जो होती है, ये थ्योरी ऑफ डेटा होती है। इसे किंग्स साइंस भी एक जमाने में कहा जाता था, क्योंकि पहले राजा लोग ही डेटा इकट्ठा करवाते थे अपनी प्रजा का, तो इसलिए उसे किंग्स साइंस भी कहा जाता है। जब मैं आपको चैप्टर 1 भेजूंगा और उसको बताऊंगा, थोड़ा हम ब्रीफ में बात करेंगे, तब उस दिन और उसके बारे में बात करेंगे कि सिर्फ डेटा को इकट्ठा करना। अभी जैसे गवर्नमेंट कहती है कि हमारे यहाँ इतने लिटरेसी रेट है और इतने लोग पढ़े हुए हैं, इतने जो है पढ़े लिखे नहीं है, इतने लिटरेट है, इतने इलिटरेट है, तो उनको ढूंढा कैसे जाता है? कभी सोचा है आपने? या कहते हैं कि साहब इतने लोग इंटरनेट का एक्सेस करते हैं हिंदुस्तान में और इतने नहीं कर पाते हैं, तो आखिर उन्हें ढूंढा कैसे जाता है? तो बस यही डेटा कलेक्शन होता है, इसी को स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि साहब आप जाइए और लोगों को भेजा जाता है कि डाटा कलेक्ट करिए। अब डाटा कलेक्ट करने के भी बड़े बड़े प्रकार होते हैं। 130 करोड़ की हिंदुस्तान की आबादी में हर एक से नहीं पूछा जा सकता, तो क्या होता है कि एट रैंडम 10 लोगों से पूछ के और सबके ऊपर उसको या 1-2,000 5,000 लोगों के ऊपर उसको प्रोजेक्ट कर दिया जाता है। जैसे पूरे काशीपुर का ही पता करना हो तो क्या करेंगे, जगह जगह टीमें भेजेंगे डिफरेंट इलाकों में और पूछ लेंगे 10-10 20-20 लोगों से, कुछ लोग इस नुक्कड़ पे, कुछ उधर चौराहे पे, कुछ स्टेशन के आगे, कुछ स्टेडियम के आगे, पूछ पाछ के अपना बता देंगे कि साहब इतने लोग यहाँ पे इंटरनेट डेटा। इसलिए उसमें थोड़ा बहुत एरर होता ही है हमेशा, लेकिन यही बेसिक फंडा होता है। और इसी में और प्रकार के भी शुरू के चैप्टर्स में है ये सब। इसमें कई प्रकार के डेटा को कलेक्ट करने की तरकीबें होती हैं, जो चाहे इसमें बेईमानी कर सकता है। अभी आपको लिटरेसी रेट पता करना है, हमारी कोचिंग में आ जाए, जब आपका क्लास चल रहा हो, आन के पोछा करने लगे आपकी क्लास से या आपकी बाद वाली क्लास से या आपके पिछले वाली क्लास से कि आप कितने पढ़े हुए हो। तो यहाँ तो ऐसा कोई बच्चा ही नहीं जो पढ़ा हुआ नहीं होगा, तो वो तो कहेंगे, अगर वो पता करके अपनी वो टीम लौट गई इंडिया के बाहर, कहेंगे इंडिया में तो 100% लिटरेसी है। और अभी वो कहीं ऐसी जगह चले जाएं जहां ज्यादातर बेचारे अनपढ़ होंगे, तो वहां पता करेंगे तो वो तो गड़बड़ हो जाएगी। वहां कहेंगे यार इंडिया में तो वहां लिटरेसी नहीं, हमें तो 10 लोगों से पता है, 10 के 10 अंगूठा छाप निकले। तो ये सब तरीके होते हैं डेटा को कलेक्ट करने के और उनको कुक करने के, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो खैर, हमें तो इस वक्त अनबाइस्ड डेटा की बात करनी है, जो बिल्कुल सच्चा डेटा होगा। अगर पता ही करना है तो जाहिर सी बात है, किसी कॉलेज के कैंपस में जाके लिटरेसी रेट नहीं पता करना होता है।
तो खैर इसे तो छोड़िए, इस वक्त हम ये बात नहीं करेंगे। फिलहाल यहाँ इंट्रोडक्शन देखिए क्या है। कहता है इन एनी स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी कलेक्शन ऑफ डेटा इज जस्ट ए मास ऑफ फिगर। वो फिगर होता है कि खूब सारे वहां पे कलेक्शन करके ले आए। कंडेंसेशन एंड समराइजेशन ऑफ द डेटा इज द नेक्स्ट स्टेप इन द स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। अब वो डेटा जो आएगा उससे क्या होगा कि उसका कंडेंसेशन होगा और समराइजेशन होगा। ये क्या होता है? कंडेंसेशन मींस द ऑर्गेनाइजेशन, the classification, the tabulation and the presentation of data। मतलब डेटा को कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे, क्लासिफाई कैसे करेंगे, उसको टेबल्स में कैसे भरेंगे, भी आप पढ़ेंगे इसके बारे में आगे, और उसको प्रेजेंट कैसे करेंगे। कहता है इन दिस चैप्टर वी शैल डिस्कस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, दिस इज हाउ डेटा इज क्लासिफाइड और ग्रुप। द कलेक्टेड डेटा इज इट्स ओरिजिनल स्टेट इज कॉम्प्लेक्स एंड कंफ्यूजिंग। जैसा हम लेकर आएंगे डेटा मार्केट से, वो मतलब आप जमा करके लाएंगे जाके फील्ड में, वो सही नहीं होता, उससे समझ नहीं आता है कि एकदम वो बड़ा कॉम्प्लेक्स होगा। अभी 1000 लोगों का डेटा हम ले आए या 1000 बच्चों के नंबर हम ले आए, तो हम उसको भला कैसे क्या कहेंगे किसी को कि लोग ये 1000 बच्चों का डेटा है तो समझो उसमें क्या है। लेकिन अभी मैं उसको ऑर्गेनाइज कर दूं कि मैं उसमें ये लिख दूं कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो 40 से 45% नंबर आते हैं, कितने के 45 से 50, कितने के 50 से 55, कितने के 55, तो ऐसे मैं ग्रुप बना के उनके आगे को नंबर लिख दूंगा तो वो डाटा एकदम अच्छा हो गया। लेकिन जो ओरिजिनल डाटा था वो कंफ्यूजिंग था, उससे पता नहीं चलता। तो ये डाटा अगर ऐसे हम उसको क्लासिफाई कर दें तो वो अच्छा हो जाएगा कि इतने इतने परसेंट वाले इतने इतने बच्चे हैं, तो वो आसानी हो जाती है। इसी को कहते हैं कि आप उसको ग्रुप में कन्वर्ट कर दीजिए। खैर इट इज देयरफॉर नेसेसरी टू कंडेंस एंड सिंप्लीफाई द डाटा फॉर इजी एंड क्लियर ग्रैप्स करने के लिए, पता करने के लिए क्या हो। क्लासिफिकेशन और ग्रुपिंग इज द फर्स्ट स्टेप इन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। थोड़ा दिमाग को तैयार करिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं, सोचिए इसके बारे में। कोई लंबे लंबे फार्मूले यहाँ ड्राइव नहीं होने हैं, या जैसे ऑपरेशन रिसर्च के सवाल हो रहे थे, सवाल तो आगे बहुत लंबे आएंगे, लेकिन फिलहाल अभी सोचिए कि ये सब डेटा की कहानी चल रही है और मैंने क्या क्या बोला। कहते हैं अकॉर्डिंग टू साइक्लिस्ट, होंगे कोई बेचारे ये मैथमेटिशियन, क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डेटा इनटू द सीक्वेंस एंड ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स और सेपरेटिंग देम इनटू द डिफरेंट रिलेटेड पार्ट्स। सोचिए इसके बारे में। जब हम न्यूमेरिकली देखेंगे तो आसान लगेगा, लेकिन अभी डाटा को अरेंज करिए कैसे में, सीक्वेंसेस में और ग्रुप्स में अकॉर्डिंग टू देयर कॉमन कैरेक्टर। वैसे जैसे मैंने बोला शुरू में कि 40 से 45% वाले बच्चों को तो एक कॉमन कैरेक्टर हो गया ना कि इन बच्चों के इतने नंबर आए। या ऐसे कर लें, आसान वे में बोलूंगा, थर्ड डिवीजन कितने हैं उनको अलग कर दीजिए, सेकंड डिवीजन अलग कर दीजिए, तो ये कॉमन पार्ट हो गया। उनमें एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक आ गया कि ये सारे बच्चे 60% से ऊपर वाले हैं, ये 45 से 60 वाले हैं, ये 45 से बिलो वाले हैं। तो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से उनको आप सेपरेट कर देते हैं। बस इसी को क्लासिफिकेशन कहते हैं। Thus classification defined as the process of arranging the collected data into the homogeneous classes so as to exhibit its common character. For example, application receiving for a particular post by the staff selection commission may be confusing. To avoid the confusion, candidate may be classified according to their classification. अब जैसे कहीं पे मिनिमम क्वालिफिकेशन बीएससी मांगी हो, अब वहाँ बीएससी वाले भी तो आएंगे ही आएंगे, एमएससी वाले भी आएंगे, कोई 2-4 पीएचडी वाले भी आ जाएंगे, तो कहेंगे यार इनको इनकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से अलग अलग करो, कि बीएससी वालों को अलग कर देंगे, एमएससी वालों को अलग, ऐसे इस प्रकार आप, या सेक्स के हिसाब से कि भाई कौन लड़का है कौन लड़की है, वैसे अलग कर देंगे। और एज में कि 25 साल से कम वाले अलग कर दीजिए, 25 से 30 वाला ग्रुप अलग बना लें, 30 से ऊपर वाला अलग बना लें। बेसिक आइडिया बिहाइंड द क्लासिफिकेशन इज द ऑब्जेक्ट विद सिमिलर नेचर और कैरेक्टर शुड बी ग्रुप टुगेदर। मुझे नहीं लगता इसमें आपको कुछ ज्यादा मुश्किल लग रहा होगा, सब आसान है, बस थोड़ा सा आपका ये थ्योरेटिकल पार्ट है। अब देखिए ऑब्जेक्ट ऑफ क्लासिफिकेशन, इसमें क्या होता है कि द चीफ ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लासिफिकेशन आर कंडेंस एंड सिंप्लीफाई द observed data to show points of likeness and unlikeness, to make logical arrangement of data, to eliminate all undesirable details, to make the data comparable, or to serve as a foundation of the sound judgment and the solid conclusion। भाई डेटा को देख के तो आप कंक्लूजन निकालेंगे कि ऐसा डेटा बनाइए, उसका ऑब्जेक्ट क्या हो कि जो बहुत बढ़िया जजमेंट हमें बताए, सॉलिड कंक्लूजन आप बता दें, और कंपैरेबल हो, डिजायरेबल चीजों में निकाल देंगे, उसमें से लॉजिकल होना चाहिए, लाइकनेस और अनलाइकनेस का उसमें पता होना चाहिए, यही सारी बातें उसमें देखनी होंगी। फिर क्या है, फ्रॉम द डिफरेंट ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लासिफिकेशन क्लियर दैट डेटा प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन
द स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन। अब देखिए बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन। Statistical data can be classified according to their characteristic. They are two प्रकार के होते हैं, descriptive और numerical। अब आप सोचिए, इसको मैं क्या पढ़ के सुनाऊं, ऐसे बताया था। अब आप अपने characteristic के बारे में सोचिए, आपकी हाइट जो होगी वो सेंटीमीटर्स में या मीटर में नापेंगे, तो वो न्यूमेरिक होगी या डिस्क्रिप्टिव होगी? कहीं वो न्यूमेरिक डाटा है ना। और आपकी इंटेलिजेंस, आपकी ऑनेस्टी, क्यों सा, ये जो हो गया ये डिस्क्रिप्टिव, इसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं आएंगी कि ये क्या लिखता है। सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक आर नॉट कंपेरेबल या नॉट कैपेबल ऑफ द न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। फॉर एग्जांपल ऑनेस्टी, यार मैं तो नाप दूंगा इसको, कोई बहुत अच्छा ऑनेस्ट है तो वो उसको 100% नंबर मिलेगा। कोई कभी कभी बेईमानी कर लेता है तो उसको कम कर देंगे, लेकिन छोड़िए फिलहाल, ज्यादा हम कंफ्यूज ना हो। ऑनेस्टी हुई, ब्लाइंडनेस हुई, डेफनेस हुआ, ये सब जो है ये आपके डिस्क्रिप्टिव। देयर आर these are qualities which cannot be measured. They are descriptive in nature and they are obtained only by counting. This type of classification is also called qualitative classification या classification of attribute। फिर दूसरा numerical, ये क्या होता है कि इसमें numerical measurement लेने से weight हो गया, height हो गया, production है, marks है। This type of data is called qualitative data and qualitative phenomena under study is called the variable। सही सुना, variable की definition। The types of data is called quantitative data and the quantitative phenomena under study is called the variable and hence this classification is also called classification of variables। आगे variables बहुत सताएगा आपको, भी तो शुरुआत। अब आया classification of attributes। In a classification, the presence or absence of a certain attribute is noted। Classification with one criteria is called simple classification। For example, in a certain class of student, क्लासिफिकेशन आप बस ऐसे कर दीजिए जो सिंपल क्लासिफिकेशन कहलाएगा। ये भाई लड़के अलग बैठा दीजिए, लड़कियां अलग बैठा दीजिए, ये एट्रीब्यूट हो गया उनका कि ये बॉय है, ये गर्ल है, तो उनकी एक खास प्रॉपर्टी होगी। आपने एट्रीब्यूट लगा दिया स्टूडेंट्स पे कि बॉयज अलग, गर्ल्स अलग, ये सिंपल क्लासिफिकेशन है। अब इसको हम थोड़ा कॉम्प्लेक्स करेंगे। दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन समटाइम्स कॉल्ड द टू फोल्ड या डाइकोटोमस क्लासिफिकेशन, जो भी है, टू फोल्ड ज्यादा अच्छा है। आगे मैनीफोल्ड बोलना आसान हो जाएगा ना। समटाइम क्लासिफिकेशन इज डन विद द हेल्प ऑफ मोर देन वन क्राइटेरिया, जैसे इज कॉल्ड द मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। फॉर एग्जांपल, अब आपने बॉयज और गर्ल्स तो अलग कर दिए, लेकिन कहता है फॉर एग्जांपल स्टूडेंट ऑफ ए क्लास आर साइमल्टेनियसली क्लासिफाइड इनटू बॉयज एंड गर्ल, दे आर फर्दर क्लासिफाइड। अब वो कहिए भाई रूरल कौन है, अर्बन कौन है, जो शहर के हैं और जो गांव से आए उनको अलग कर दीजिए। तो बॉयज को आगे भी दो हिस्सों में बांट दिया, गर्ल्स को भी आगे बांट दिया। करने को तो उसको और भी परेशान करा सकता है। रूरल वालों में कहिए कि इनके नंबर बताइए, भाई 50% से ज्यादा वालों को अलग कर दें, 50% से कम वालों को अलग। अर्बन में भी यही करिए, और फिर उन 50 ऐसे ऐसे और भी मैनीफोल्ड, मतलब टू फोल्ड, दो थे फिर दो और हुए, फिर और हुए, तो कहां तक पहुंचेंगे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। है क्लासिफिकेशन ऑफ वेरिएबल। Quantitative characteristic lies rupees, height, weight, etc. are capable of taking several different sizes, such a quantity which can assume a range of numerical values is known as variable, and each value within the range is called variate. The different type of classification are given below. Chronology, टीवी में भी आजकल आ रहा था कि chronology समझिए चीज की। In such a series, time is the main factor according to the which data is arranged. For example, production of the sugarcane means गन्ने का in the country over a period of time. 1999 में इतने लाख टन प्रोडक्शन था, ये है। मुझे गन्ने के नाप में तोलने से मतलब नहीं है, यहाँ एग्जाम्पल देना था जो कि नंबरों में। फिर ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन, ये तो हुआ आपका पीरियड ऑफ टाइम के हिसाब से कि अलग अलग समय में कितना कितना होगा, अलग अलग देशों में कितना होगा। प्लेस, लोकेशन और ज्योग्राफिकल डिवीजन इज द मेन फैक्टर इन सच ए सीरीज। फॉर एग्जांपल, नंबर ऑफ लिस्टेड कंज्यूमर गुड्स कंपनीज इन डिफरेंट कंट्रीज। चाइना में इतनी, इंग्लैंड में इतनी, फ्रांस में इतनी, इंडिया में इतनी। फिर एक होता है, मतलब ये पढ़िए ना इसको कि क्या है, ये क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन था, ये ज्योग्राफिकल था, ये वेरिएबल है कि वी नाउ कॉल quantitative phenomena under study is known as the variable, and therefore the classification is also sometimes called the variable classification। There are two types के होते हैं, discrete और continuous। अब इसी लैंग्वेज ही क्या पढ़नी है, मैं आपको वैसे बता दूं। discrete variables कैसे हो गया, देखिए
जैसे आप कहें कि आपके हर एक के घर में फैमिली मेंबर कितने हैं, कोई कहेगा भाई 2 हैं, फैमिली 2 से ही बनती है, 2 मिनिमम 2 होंगे या 3 होंगे या 4 होंगे या 5 होंगे या 6 या 8, बड़ी फैमिली है तो और ज्यादा होंगे जहाँ पे कई सारे लोग साथ रहते हैं। तो उसमें नंबरों की संख्या जो मैंने बोली वो तो इंटीजर्स बोल रहा हूं मैं, 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन मैंने 2.5 तो नहीं बोला, मैंने 10.5 तो नहीं बोला कि बोला 10.5 मेंबर कैसे हो सकते हैं किसी फैमिली में, या 11.25 मेंबर है या 11.1 मेंबर, ऐसा तो नहीं होगा। तो इसको कहते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल्स। फिर एक क्या आता है, कंटिन्यूअस वेरिएबल। देखिए इन्होंने डिस्क्रीट का क्या दिया है, here the values of the variable differ from one another by the exact magnitude, that definite breaks are visible between the different items. For example, number of books in a library, number of male member in a family, number of trees in the orchard. Orchard क्या होता है, मेरे ख्याल से फलों वाला जो बाग होता है उसको कहते हैं। It takes integral values such as ये। फिर एक हुआ continuous। अब आप कहिए कंटिन्यूअस में क्या कहेंगे कि जाइए काशीपुर में पेड़ों की हाइट नाप के लाइए, तो घास से नापना शुरू करेंगे, 1 मिलीमीटर 1.1 मिलीमीटर की भी मिल जाएगी, हर एक इंटीजर पॉसिबल, वो सॉरी हर एक रियल नंबर पॉसिबल, चाहे 1 हो चाहे 1.1 हो चाहे कुछ भी हो। अब ऊंचे से ऊंचा पेड़ भी मिल जाएगा, जैसे आप 20 मीटर का पेड़ मिल गया, 20 मीटर मतलब 60 फुट, 60 फुट का मतलब हो गया 3 मंजिल ऊंचा, 4 मंजिल ऊंचा, तो इतने ऊंचाई तक, तो वो कंटिन्यूअस वेरिएबल है, इसमें हर नंबर मौजूद है। जैसे और दूसरी बात, आप वेट कह लीजिए, वेट में छोटा बच्चा 5-7 किलो से लेके आप कह दीजिए 100 किलो तक का, तो 99.9 भी मिल सकता है और 60.2 केजी भी मिल सकता है, इसको बस कंटिन्यूअस वेरिएबल कहेंगे। अब ज्यादा मत दिलवाइए इसमें, अब आगे बढ़ते हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, frequency may be defined as the number of individual having the same measurement or lying in the same measurement group. Frequency distribution is a distribution of frequency over different measurement. Frequency distribution may be of 2 types, discrete हो सकते हैं या continuous होंगे। Let us discuss the method of construction of both. अब इनको एक एक करके देखेंगे। पहले देखिए method of construction of discrete frequency distribution। कहता है the following steps are taken. A table with columns is prepared. In first column, all the values of variable are written in ascending order, starting from the lowest to the highest. Ascending order, बढ़ते हुए क्रम में लिखते नहीं। We go through the values of the different we go through the values of the given data and insert a tally mark. Tally mark पता है आपको? Tally mark ये 5 लिखना होता था, 3, 4 और 5वें को ऐसे। खैर अभी आगे बताता हूं। Is against inserted for the sake of convenience we use the 4 and cross method, that is often 4 tallies and the 5th tally is crossed down। देखिए ये 4 tallies ऐसे बनाते हैं और फिर हम गिनेंगे डेटा को। अभी देखिए अभी बताते हैं। We count number of tallies with respect to each variable of the with respect to each values of the variable and place it into the third column made of the frequency। क्या सब ये हुआ, मैंने भी ज्यादा डिटेल में बात नहीं करी क्योंकि नीचे एग्जाम्पल है, उससे बताना हमेशा आसान होता है। किसी भी डेफिनेशन को समझने के लिए आप एग्जाम्पल से बात करिए, वो इजी पड़ती है। एग्जाम्पल पढ़ने के बाद दोबारा डेफिनेशन पढ़िए तो ज्यादा अच्छा रहता है। कहता है द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द ईच फैमिली आर रिकॉर्डेड, द फिगर ऑफ 25 सच फैमिलीज आर गिवन बिलो। किसी फैमिली में 0 मेंबर है तो वो फैमिली कहाँ है? द नंबर ऑफ मेल्स क्या देते फिलहाल तो ज्यादा अच्छा रहता, या फीमेल्स क्या देते कि ठीक है भाई नहीं है किसी के घर में मेल, नहीं है किसी के घर में फीमेल, तो 0, 4, 2, 3 खैर ये दिया हुआ है। कहता है कि इसको आप डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में बनाएंगे। तो आप लिखिए नंबर ऑफ मेंबर, ये अलग अलग है ना कि ये कितनी फैमिलीज है, 25, ये 1, 2, 3, 4, 5 और यहाँ पे भी 5, तो ये 25 फैमिलीज का डाटा है। अब कोई ऐसा डाटा आपको दिखा दे और क्या भैया ये है, हिसाब किताब देख लीजिए, तो ज्यादा मजा नहीं आता इसको देख के। इसको आप क्लासिफाई करिए, वही तो पढ़ना है, हमारा चैप्टर ही है ये। तो हम क्या करेंगे, कहिए हम नंबर ऑफ मेंबर्स लिखेंगे, कितने कितने हैं, ये 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, लिख दीजिए। 0 के आगे इन्होंने ये निशान लगाया, कैसे लगाया, काउंट करिए 1, 2, 3, 4, 5। देखिए जब मैंने 1 बोला तो 1 लाइन खींचिए, 2 बोला तो 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 को कट कर देंगे। तो ऐसा कितनी फैमिलीज हैं जहां पे कोई भी मेंबर नहीं है, तो यार ये बात ही क्या हुई, नंबर ऑफ मेंबर्स इन ईच फैमिली आर रिकॉर्ड। यहाँ पे कुछ छूट गया है कि मेल्स के या फीमेल्स के या चिल्ड्रन के, या इस फैमिली में कितने चिल्ड्रन हैं,
चिल्ड्रन या 5 साल से बिलो के कितने लोग हैं, या 10 साल से छोटे कितने, ये ऐसा होना चाहिए था। ये सवाल में थोड़ा घपला, क्योंकि जिस पे 0 है वो फैमिली क्यों बोलेंगे, वहां कुछ भी नहीं है, खाली है। तो यहाँ पे आप ऐसे कहिए कि हम वो फैमिली मेंबर देख रहे थे जो 10 साल से छोटे हैं, किसी फैमिली में 0 है, किसी में 4 है, किसी में 2 है। तो 0 वाले 5 थे, फिर आपने 5 आगे लिख दिया कि फ्रीक्वेंसी 5 है। फिर ऐसे कितनी फैमिली में वन मेंबर हो, पर्टिकुलर वो वाले जो हम ढूंढ रहे हैं कि 10 साल से छोटे, सपोज तो वो 1 है। ये दिया जो डाटा है सपोज वो उसी का है कि 10 साल से छोटे मेंबर कितने फैमिलीज में है, कि ये इसमें है 1 मेंबर है, इसमें भी 1 मेंबर है, इसमें तो ऐसी कितनी फैमिलीज हैं, कहीं ऐसे भी 5 थी। अब आप 2 वाले देख लीजिए कितने हैं, तो 2 नंबर जितनी बार यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है काउंट कर लीजिए, 3 कितनी बार आ रहा है, 4 कितनी बार आ रहा है, 5, और ये फ्रीक्वेंसी आपने ऐड कर दीजिए 25 हो जाएगी। तो बस आपने ये डाटा को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, मतलब एक्सप्रेस द डाटा बाय द डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। A method of continuous frequency distribution, ये यहाँ पढ़िए, ये बढ़िया होता है। For a continuous frequency distribution, it is necessary to understand the following technical term. पहले तो class interval. This name has been, just a minute जरा देखूं भाई वीडियो कितनी देर का हो गया, यहाँ तो पता भी नहीं चल रहा है, एक खास 20 मिनट हो गए हैं। चलिए खैर देखिए, थोड़ा सा इसको भी देखिए, होने दीजिए, टाइम तो अब लगेगा ही। For the continuous frequency distribution, it is necessary to understand the following technical term. पहला क्या है, class interval. This name has been given to the each group in which the range of variable is divided. सबसे पहले हम इसमें क्लास बनाएंगे। क्या होगा क्लास में, ये ग्रुप में जिस पर रेंज डिफाइन होगी, वो क्या होगा अभी नीचे देखेंगे। फिर क्लास लिमिट, these are the values of the class interval. The minimum and maximum values are called lower and upper class limit. Magnitude, the difference between the upper and lower class limit is called the magnitude. बस डिफरेंस जो भी होगा, मिड वैल्यू क्या होगी, जो भी क्लास आपने लिया उस क्लास का लोअर और अपर को आप जोड़ के डिवाइड बाय 2 का, जैसे क्लास इंटरवल हुआ 40 से 50, वो आप ऐसे लिख देंगे 45 आ जाएगी। Class interval has the class interval can be formed according to the 2 methods, inclusive or exclusive. जैसे अभी थोड़ा बात करिए कि इंक्लूसिव की। अब आप सोच रहे होंगे तो अभी आपको समझ में क्लास ही नहीं आ रहा है। कहता है अंडर दिस मेथड द अपर लिमिट ऑफ द क्लास इज इंक्लूडेड इन दैट क्लास। फॉर एग्जांपल इफ द पॉकेट मनी ऑफ द इंजीनियरिंग स्टूडेंट आर ग्रुप्ड एज, के साथ बच्चों को 40 से 59 रुपीज मिलते हैं। पहले का होगा आज तो बच्चे लेंगे भी नहीं, ग्रुप बच्चे लेंगे भी नहीं, पॉकेट मनी इससे ज्यादा ही लेंगे। दूसरा इतना ये है, तो दैट इज इन द ग्रुप, मतलब आपके पास डाटा होगा बहुत सारा। जैसे ऊपर अभी एक डाटा गिवन था कि साथ बच्चों को 73 रुपए दिए जाते हैं, कि किसी माँ बाप ने 45 रुपए दिए, किसी ने 50 दिए, किसी ने 55 दिए, तो आपने एक ग्रुप बना लेंगे वहां पे एक 40 से 59 वाला। मान लीजिए कितने बच्चों को दिए, 20 बच्चों को, तो 40 से 59 के बीच में आगे हम फ्रीक्वेंसी लिख देंगे 20 बच्चे, इसी को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फिर 60 से 79 के बीच में कितने लोगों ने दिए, तो इसी को कहते हैं क्लास बनाना। ऊपर तो बहुत सिंपल सा था अभी सवाल, अभी मुश्किल सवाल आएंगे, बड़ा सा डेटा होगा कि उसमें क्या है कि साहब ये है 100 फैमिलीज के बारे में दिया होगा, एक बड़ा सा टेबल बनाएंगे कि उसमें कहेंगे ये 100 लोगों का डाटा लिखा हुआ है कि 100 लोगों ने अपने अपने बच्चों को कितने 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 रुपए दिए। अब वो रुपए कितने होंगे, किसी ने 40 दिए, किसी ने, अब वो होंगे 40 से सपोज 99 के बीच में। कहेगा बताइए इनको आप ग्रुपिंग करिए इसकी। तो आपने कहा यार अब मैं इसको कैसे करूं, मैं ऐसे करता हूं कि 40 से, अब 40 दिए 5 ने, 43 दिए 3 ने, 42 दिए 4 ने, तो हम क्या करें, कहना हम ग्रुप बना लेंगे 40 से 59 के बीच में। ये 40 से 50 के बीच का ही बन सकता था। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा जैसा रिक्वायरमेंट होगी। फिलहाल यहाँ तो इन्होंने एग्जांपल दे दिया, तो आपका ये 40 से 59 के बीच में कितने बच्चे होंगे, इतने होंगे। ये मतलब आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्लास इंटरवल क्या हुआ ये। तो इस अब फिलहाल यहाँ पे इंक्लूसिव का मतलब, जैसे इस ग्रुप में वी इंक्लूड द स्टूडेंट जिनकी पॉकेट मनी 40 और 59 के बीच में है। इफ पॉकेट मनी 60, he is included in the next class and so on. If there are no whole number, the class can be made 40 से 59.9 के बीच में। जब 60 रुपए वाला तो हमें दूसरे में रखना है, तो हम 40 से 59.9 के बीच में चला जाएंगे। 60 से 79.9 तक अगले में आएगा। और ये इसमें बस ये इंक्लूसिव वाला हिसाब होता है कि इसमें
आपका लास्ट मतलब बस 60 वाला अगले में होगा, इसमें क्यों होगा, ये भी तो इंक्लूसिव। फिर एक्सक्लूसिव में क्या होता है कि अंडर दिस मेथड द अपर लिमिट ऑफ वन क्लास इंटरवल इज द लोअर लिमिट ऑफ द अदर। फॉर एग्जाम्पल अगर ये है तो वी इंक्लूड इन द फर्स्ट ग्रुप द स्टूडेंट जिसकी पॉकेट मनी 40 तो होगी और उससे ज्यादा लेकिन 60 नहीं होगी, or more but less than 60. If the pocket money of the student is 60, he is not included in the first group but in the next group. अब इसमें देखो ना, 40 to 60 अगले में भी तो लिखा हुआ है, ऊपर वाले में नहीं था यार। 40 से 59 तो यहाँ तक था, तो 60 वाला तो अगले में ही जाएगा। इसमें इतनी बड़ी बात क्या है। इंक्लूसिव में तो जितने के ऊपर भी 40 रुपए और 59 तक होंगे वो इसमें इंक्लूड है। इसमें क्या होगा, 40 से लेके 60 से पिछला 60 वाला अगले में चला जाता है। इसको आप एक्सक्लूसिव मेथड कहते हैं। भाई इसी को तो यार यही पढ़ाई है इसकी, इस किताब की भाई यही होता है कि इन्होंने ये डेफिनेशन दे दी, ऐसी पढ़ाया जाता है। अरे जब भी तो ये यार उसमें भी इकोनॉमिक्स में भी पढ़ाते हैं स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि बस उसमें यही तरीका है, इसमें डिस्क्रिप्टिव बड़े बड़े फार्मूले आपने कहां पढ़ लिए। चलिए इसको आप देखिए, देखते रहिए, एक सेकंड रुकिए। चलिए अब देखिए बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फॉर्मिंग ग्रुप्ड frequency distribution. The construction of frequency distribution consists mainly of 3 types. We must choose the class into which the data, पहली बात तो ये क्लास मैंने कहा ना वो चूज करना होता है। कई बार कह देता है 5-5 के इंटरवल का बनाइए, फिलहाल पहले तो आपको ग्रुप वहां पे चूज करना पड़े। We must sort या tally the data into the appropriate classes, और फिर हम उस डेटा में वो भरेंगे। We must count the numbers of item in each class. We will concentrate on the first step because the last 2 steps are purely mechanical. जैसे कहते हैं the two things we shall now have to consider in the first step are determining the number of classes into which the data are to be grouped and the range of the value of the classes is to be covered. That is from where to where. यही तो सबसे खास बात है। Each class is to go, कहाँ से शुरू होगा और कहाँ पे खत्म हो जाएगा। Both of these choices are arbitrary but depends upon some extent on the nature of the data and ultimate purpose. मतलब purpose क्या है कि हमें ये purpose given होगा ना कि ये काम करना है, और नहीं given होगा तो भैया हमारी मर्जी, हम कैसी ब्रेक कर देंगे। कहता है however we follow some of the given rule. We seldom मतलब बहुत ही rare, मतलब बहुत ही कम, use fewer than 6 or more than 15 classes. The actual choice will have to depend on the number of observation we want to group on and on their range. अब याद रखिए बहुत कम ही, हम 6 से कम या 15 से ज्यादा। We always choose classes which will accommodate all the data. ऐसे क्लास बनाएंगे कि सारा डेटा उसके अंदर आ जाएगा। We must make sure the smallest and the largest value will fall within the classification. पूरा डेटा बहुत बड़ा डेटा होगा, उसमें सारी वैल्यूज उसके अंदर आ जानी चाहिए, लोवेस्ट भी और मैक्सिमम भी, and none of the value will fall in the possible gaps between the classes. और आपने बनाया ना जैसे कि इतने से इतने 5 से आपने बनाया 9 तक, फिर 10 से बनाया आपने 15 तक, तो ऐसा ना हो कि 9.9 वाला या उस 5 और 5 से 9 तक आए, फिर 10 से, तो 9 और 10 के बीच वाला ना फंस जाए। ऐसा उस गैप में कुछ नहीं आए, सब कुछ आपका आ जाना चाहिए उन क्लासेस के अंदर। ऐसा देखते हुए क्लास इंटरवल बनाया जाता है। थर्ड क्या है, अभी जब न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। वी मेक यूज ऑलवेज, शायद मैं क्लास में होता तो ये एक बात ना भी बोलता आपसे। वी मेक श्योर दैट ईच, मतलब सीधे हम न्यूमेरिकल में ही पढ़ते। We always make sure that each item goes into only one class, और हर एक आइटम एक क्लास में जाएगा, एक से ज्यादा में नहीं जाना चाहिए। In other words, we must avoid any overlapping of successive classes. So there should be no value common to the 2 classes. इसे याद रखिएगा। Whenever possible, we make the class interval of equal length. It is generally desirable to make these interval multiple of, मैं कह रहा था आपसे कि 5 का होता है, 10 का होता है, 15 का, इसी प्रकार, और अदर नंबर्स आर इजी टू वर्क, जिससे इजीली आप काम कर सकें। अब आता है जी, अब थोड़ा सा फार्मूले की बात करिए। स्टर्जेस रूल फॉर द नंबर ऑफ क्लास एंड साइज ऑफ इट। बिल्कुल गप नहीं है कि कितने साइज में बनाऊंगा, कितने बड़े मैं बनाऊं क्लासेस, और उनके साइज क्या हो, कितने क्लास हो और क्या साइज हो, उसका भी एक रूल है। रिगार्डिंग द नंबर ऑफ क्लासेस एंड साइज ऑफ द क्लास इंटरवल, Sturges rule may be noted. His formula for number of classes is like this. ओहो, लाइन टेढ़ी हो गई, कुछ इस प्रकार।
ये जहां पे क्या है, नंबर ऑफ क्लासेस कि कितने क्लास आप बना रहे हैं। एन क्या है, ऑब्जर्वेशन। ये तो मेन बात है, कितना आपको ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है। मान लीजिए आपको 10 डेटा गिवन है, तो कितने आप इंटरवल बनाए, अच्छा रहेगा कि नंबर ऑफ क्लासेस 4 हो। बड़ा डेटा है, 100 बच्चों का डेटा है, तो मतलब 100 वैल्यूज गिवन है आपको सवाल में, तो आप उसमें ऐसे ये इसमें बनाएंगे तो कितने के बराबर आ जाएगा, 6 log 100 बेस 10 पे, तो आपका कितना होगा कि 2 होगा। 2 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.6 ही आएगा, और 1 इसमें जोड़ देंगे तो 7 आएगा। और यहाँ पे log 10 बेस 10 पे 1 होता है, तो इसलिए 1 प्लस 3.3 ये 4.3 अप्रॉक्सीमेट 4, क्योंकि ये तो नंबर है तो 4.3 नंबर कैसे हो सकते हैं। 4 लिए 7.6 है, मतलब राउंड अप कर दिया। 4.5 होता तो मैं 5 करता, 4.4 तक भी जाता तो हम 4 लेते। अब ये 7.5 से ज्यादा है तो हम इसको 8 लेंगे। अब साइज ऑफ क्लास इंटरवल देख लीजिए, बस वो रेंज अपॉन इतना का रेंज क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन द, ये तो सब रट लेना, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द कलेक्टेड डेटा। जो भी डाटा गिवन है उसमें अधिकतम लोवेस्ट वैल्यू का जो आपका डिफरेंस होगा वो रेंज होगी, रेंज बटे ये कर देंगे, क्लास साइज आ जाएगा कितने बड़ा बड़ा आपको बनाना है। The figure given by the above rule may not always be very convenient for practical purpose. उसमें आप बदल भी सकते हैं इन बातों को। अब जैसे एक बड़ा सा डाटा आ गया, कहता मेक द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फॉलोइंग डाटा यूजिंग द इंटरवल ऑफ 5 यूनिट, तो उसने तो 5 यूनिट आपको खुद ही दे दिया, तब आपको परेशानी आपकी कम होगी। कहते हैं अब ये डाटा है, इसको थोड़ा सा पहले पढ़िए कि क्या दिया है, कि ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है फॉलोइंग डाटा का, कि कितनी बार कोई चीज चलेगी ये पता करना है, कि 43, 42, 62, 52, 48, ये कहता है द लोवेस्ट। अब आप इसमें लोवेस्ट और हाईएस्ट वैल्यू ढूंढिए 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 ढूंढिए। कहता है लोवेस्ट वैल्यू इज 31 सॉरी, अब इसमें कहीं पे ढूंढ डाली होगी दनादन, किसी बच्चे को अब तक मिल भी गई होगी, ये है। और हाईएस्ट वैल्यू 48, 965, हाँ देख लेंगे अभी जितनी भी होगी। चलिए, कहता लोवेस्ट वैल्यू 31 एंड thus 30 is the suitable limit to start the first class interval। अब देखिए अलग अलग, पहले एग्जाम्पल में हमने अलग अलग सबको किया था, लेकिन यहाँ तो ये बहुत सारे हैं, कितने हैं 60 हैं, ऐसे अलग अलग नहीं क्लास बना लेंगे। तो हम पहले 30 से 5 का क्लास बनाना है, तो उसने कहा ना लोवेस्ट कितना है 31 है, तो आपको ये मैं 30 से शुरू करूंगा, 30 से 31 तक कितनी टैलीज आई, 30 और 31 के बीच में जितने नंबर हैं लिख डालिए, डॉट मैंने पहले लगा दिया, सिर्फ एक ही होगा 30 और 35 के बीच में। फिर 35 और 40 के बीच के आप नंबर ढूंढिए। कहता है मतलब क्या है कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एक्सक्लूसिव मेथड से भी करेंगे। एक्सक्लूसिव मेथड में क्या लिखा है देखिए, 30 से 35 और फिर 35 से 40 और एक बार इंक्लूसिव लेंगे तो 30 से 34। तो पहले वाला जो मेथड है एक्सक्लूसिव, देखिए यहाँ पे ये एक्सक्लूसिव मेथड है, इसमें अगर 35 होगा तो यहाँ ऐड नहीं होगा, 35 अगले का हिस्सा है, मैं लिख देते हैं एक्सक्लूसिव में। और इंक्लूसिव में ये 32 से 34 जो भी है, यही इंक्लूसिव ही ज्यादा अच्छा लगता है लोगों को, जो नजर आता है उसी को करिए, लेकिन इसमें 35 अगर है तो इसमें ऐड नहीं होगा। 35 से 40 में 40वां हिस्सा इसमें ऐड नहीं होगा, जैसे ये 40 है, ये 40 है, तो जरा 35 से 40 वाले गिनिए, तो 35 ये आया भाई 35, और ये तो मैंने 40 लगाए, ये भी 40 है भाई, चलिए देखिए मैंने इसको पॉज किया पहले और फिर ढूंढे कि मुझे 35 से 40 के बीच में देखना है, इसमें मैंने टिक लगाया, देखिए 38, 38, 39, 35 और 38 कितने हैं 1 2 3 4 5, क्योंकि ये एक्सक्लूसिव मेथड है, इसमें 40 काउंट नहीं होगा, जबकि 40 इसमें कितनी बार आ रहा है, 3 बार और आ रहा है, 1 2 3, तो ये इस वाले हिसाब में नहीं आएगा। अगर ऐसा होना होता तो भैया 1 2 3 4 5 तो ये पहले से ही है, और 40 तो 3 बार क्या एक बार और दिख गया, तो 40 तो इतनी बार आ रहा है, तो ये तो बहुत सारे होने चाहिए थे, लेकिन उतने नहीं आएंगे। एक्सक्लूसिव में बस 35 से 40 नहीं आना है लास्ट वाला, अगली बार में 40 से शुरू होना है और 45 नहीं आना। अब ये गिन लो भैया बहुत सारे 22 टर्म होंगे इसमें,
फिर ऐसे ही 45 से 50 और ये अब ये एग्जाम में आएगा, बैठे ढूंढते रहिएगा कि कैसे कैसे हुआ। 60 से 65 वाले ढूंढिए कितने हैं, तो 65 का तो कोई होगा नहीं शायद, ये है इसमें लास्ट वाले में इन्होंने इसको इंक्लूड कर दिया है, लास्ट वाले में। खैर इसको आप देखिएगा। फिर आता है ये एकदम आसान है, 30 से 34, 35 से 39, यही सब वही है, बस थोड़ा सा फर्क पड़ेगा इसमें। 40 से 44 के बीच के आप ढूंढिए, 45 से ये सब इन्होंने ये ऐसे बना लिया है डाटा। इसको आप बैठ के सोचते रहिए। फिर इसमें कहता है अगले क्वेश्चन में, द फॉलोइंग नंबर गिव्स द वेट ऑफ 55 स्टूडेंट ऑफ ए क्लास, प्रिपेयर ए सुटेबल फ्रीक्वेंसी। अब इसमें नहीं कहा कि 5 का इंटरवल बनाइए, ये एग्जाम में आया भाई, इसमें तो दिमाग लगाना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं, यहाँ पे 55 है, n बराबर 55, तो अकॉर्डिंग टू द Sturge's rule, the number of the classes k will be, वो ये फार्मूला k बराबर 55, log 55 की वैल्यू देखने में आपकी हाई तो मचने वाली है, लेकिन इतना मत डरिए, आप इसको देखिए। log टेबल भी किसी वक्त सिखाऊंगा, लेकिन फिलहाल ये 2 है ना, तो 1 पॉइंट से शुरू होगा और आप 55 को 0 पे देख लेंगे, वो इतनी वैल्यू होगी। इसको आप मल्टीप्लाई करके जोड़िए, लगभग 7 आएगा। आल्सो द लार्जेस्ट वैल्यू दिल्ली से ढूंढा करना, ये मिला है, और मुझे लोवेस्ट वैल्यू कितनी कहता है 40 है, 40 से छोटी होगी भी नहीं, तो बस वो रेंज कितनी हो गई इसकी, इनको घटाने पे तरह आएगी। क्लास इंटरवल अभी पिछले पेज पे पढ़ा था, वो ये हो गया, वो 11 का है। अब 11 तो अच्छा नहीं लग रहा है, अप्रोक्सीमेटली 10 वहां पे लिखा हुआ था कि न्यूमेरिकल पर्पस में ये काम नहीं करता, वहां थोड़ा सा अरेंजमेंट आप कर लेंगे। हिंस नंबर ऑफ क्लासेस विल बी 7, ये है 7 ऊपर, और क्लास का इंटरवल 10 होगा, और इस बेसिस पे हम ऐसे बनाएंगे 40 से 50 और 50 से 60। अब ये आप बैठ के बनाइए भाई, कहता नहीं है ये कि इंटरवल रिड्यूस फ्रॉम 10 टू इतना फॉर कन्वीनियंस, द नंबर ऑफ क्लास इंक्रीज बाय 1। अब आपने जब 10 तक कर लिया ना, तो एक क्लास बढ़ जाएगा। दूसरी बात है ना कि क्लास इंटरवल विल बी 10, तो क्लासेस 1 2 3 4 5 6 7, तो एक एक्स्ट्रा आ गया ना। उसने तो कहा था कि 11 तक लीजिए, अब पहले तो आपको 11 तक जाना था, अब 11 के बदले आपका जो जहां पे चीजें रखेंगे वो 11 तक नहीं, वो 10 तक होगी, तो चीज तो बच गई ना। तो हर इंटरवल में एक एक चीज बढ़ती जाएगी, तो वो कहाँ एडजस्ट होगा, तो एक क्लास आगे जाके और बन जाएगा, क्योंकि आपने लेंथ कम कर दी है इन क्लास की। 11 तक ना लेके 10 तक लेना, 11.35 तक लेते तो इसमें और एक वैल्यू बढ़ सकती थी। अगर मैं इसको 51 पॉइंट समथिंग लेता, फिर उसको उसके आगे बढ़ाता, तो वैल्यूज इसमें और ज्यादा शामिल हो जाती। जब इंटरवल छोटा कर दिया आपने क्लास का, जाहिर सी बात है नंबर ऑफ क्लास जो है वो बढ़ जाएंगे। ऐसे सोचिए ना कि आपके पास बहुत सारा सामान है, आप कुछ खरीद के लाए सामान, मम्मी ने आपकी कहा कि जाओ भाई इसे अलमारी में रख दीजिए, और इस एक अलमारी में ये 2 अलमारीज में रखना है। आपने कहा कि मैं जरा दूर दूर को रखूंगा, तो जो होगा अलमारियों की संख्या जो है वो फट से बढ़ जाएगी। तो वो हिसाब होता है ना हर चीज का, कि यहाँ पे आपको क्या करना था कि 11 तक रखना था, लेकिन आपने कहा नहीं मैं 11 नहीं, मैं तो 10 रखूंगा। तो जब आप कम कम रख रहे हैं चीजें, मतलब आपने चीज तो 10 ही रखना है, और एक चीज आपने हर बार छोड़ दी, और 7 अलमारियों में रखने थे आपको, तो हर बार एक एक सामान बचेगा ना 1.35, तो आपको एक 8वीं अलमारी चाहिए वो आखिरी सामान रखने के लिए। सोचिए मैंने क्या कहा कि आपके पास क्या है, कि ये मेरे पास सामान थे, एक अलमारी में मुझे 11.35 रखने, लेकिन मैंने एक अलमारी में 10 रखे, तो एक सामान बच गया ना। दूसरी में भी एक 1.35 बचेगा, तीसरे 7 अलमारियों में एक एक बच जाएगा 1, तो भैया उन सबको रखने के लिए एक एक्स्ट्रा तो चाहिए, इसलिए जो क्लास है वो इंक्रीज बाय 1 हो गया। सोचिए कि मैंने क्या क्या कहा, आप उसको है ना ध्यान पूर्वक। फिर ये है एक present the following data of percentage marks of 60 students in the form of the frequency table with 10 class of equal weight, 1 class being इतना। अब इसको मैं नहीं बोल रहा, बहुत देर हो गई मुझे बोलते हुए। आज आप इसको यहाँ तक तैयार करेंगे, इसको तैयार टेली मार्क्स बनाने थे क्या? इन द फॉर्म ऑफ द फ्रीक्वेंसी टेबल ऑफ 10 की, ठीक है, बस 10 की टेबल बनाई थी, टेली मार्क्स बनाए, फ्रीक्वेंसी बना दी और जोड़ जाड़ दिए। तो और ये गिवन है आपको सब यहाँ पे, 1 क्लास बीइंग 40 से 9, भाई इसी को आप पकड़ लेंगे कैसे करना है। तो आप 0 से यहाँ से शुरू करिए, 0 से 9 के बीच में, और ये सब खैर इसको आप खुद देखिए, हर चीज को मुझे क्या बोलना है। अब तो आप इसको यहाँ तक तैयार करिए, ये काफी लंबा हो गया है। अब हम धीरे धीरे इसको पढ़ेंगे रोजाना। और एक बात याद रखिएगा, अगर सिलेबस कम होता है तो शुरू के चैप्टर्स जो हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो शुरू के जो अभी हमारे 3 चैप्टर रह गए हैं उसमें डेफिनेशंस ही हैं, वो याद ही करना है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, छोड़ेंगे कुछ भी नहीं। आप इसलिए इसको सही से इनको प्रिपेयर करिए, कॉपी पे लिखिए,
इन सब को डेफिनेशंस भी लिखिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि क्या आएगा इसमें से, हमें नहीं पता कि कैसा पेपर आना है और क्या आना है। अभी कुछ और बातें भी थी जो आज नहीं बोलूंगा मैं, अगले वाले वीडियो में हम बात करेंगे, इसको आप पढ़िए। ठीक है, ओके।